तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने जाने पहचाने अंदाज में वापस आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम कर रहे हैं। उनके शब्द थे, प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हाँ, और पहली नजर में अगर आप सिर्फ आंकड़े देखें तो कहानी कुछ ऐसी ही लगती है। वाकई? जी, हाल के महीनों में भारत ने रूस से तेल का आयात सच में कम किया है। बल्कि 2025-26 के जो नंबर हैं वो तो पिछले 4 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं। तो कोई भी इन दोनों बातों को आसानी से जोड़ सकता है। बिल्कुल, और यहीं पर आज की हमारी पड़ताल शुरू होती है। हमारा मिशन इस पूरे मकड़जाल को सुलझाना है। क्या भारत की विदेश नीति वाकई किसी एक नेता को, मतलब खुश करने पर आधारित हो सकती है, या फिर इन आंकड़ों के पीछे कोई बहुत गहरी, सोची समझी आर्थिक और भू राजनीतिक रणनीति है? सही कहा। आज हम ट्रंप के टैरिफ, भारत के व्यापार और रूसी तेल के इस पूरे समीकरण की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई, रूसी तेल से। जैसा आपने कहा, आंकड़े तो यही दिखाते हैं कि खरीद कम हुई है। तो क्या हमें ट्रंप के दावे को थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लासिक केस है जहां आंकड़े सच तो बता रहे हैं पर पूरी कहानी नहीं। अच्छा। असल वजह ट्रंप की खुशी या नाराजगी है ही नहीं। वजह है सीधा साधा पैसा। मतलब रूस से मिलने वाले डिस्काउंट में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। ओके, तो ये डिस्काउंट वाली बात जरा खोलकर समझाइए, क्या कहानी है इसकी? देखिए, जब 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब रूस को अपने तेल के लिए नए बाजार चाहिए थे। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत लगभग $99 प्रति बैरल थी। रूस ने भारत को करीब $20 प्रति बैरल का भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर किया। $20 मतलब लगभग 20% की सीधी छूट। ये तो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है। खासकर भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। एकदम। बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत घटकर $82 हुई, तब भी रूस हमें $18 का डिस्काउंट दे रहा था। उस दौर में भारत ने रूस से जमकर तेल खरीदा। ये एक शानदार आर्थिक अवसर था और भारत ने उसे दोनों हाथों से लपका। पर अब क्या स्थिति है? 2025 में इस डिस्काउंट में कितना बदलाव आया है? अब खेल पूरी तरह बदल गया है। हाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग $83 प्रति बैरल है और रूस का डिस्काउंट $20 से घटकर सिर्फ $2 रह गया है। क्या? हाँ। $20 से सीधा $2? ये तो जबरदस्त गिरावट है। बिल्कुल। हाँ। तो अब रूस से तेल खरीदना उतना आकर्षक नहीं रहा। मतलब जब फायदा कम हो गया तो खरीद भी कम हो गई। ये तो सीधा सीधा बिजनेस का मामला है। एकदम। इसमें किसी को खुश करने वाली बात ही नहीं है। ये भारत की राष्ट्र प्रथम नीति का सटीक उदाहरण है। जब देश को अरबों डॉलर का फायदा हो रहा था, हमने खरीदा। अब जब फायदा मामूली रह गया है, हम दूसरे विकल्प देख रहे हैं। ट्रंप बस इस स्थिति का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्रोतों में एक और दिलचस्प बात पढ़ी है। भारत सिर्फ इस सस्ते तेल को खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा था। कहा जा रहा है कि हम इसे रिफाइन करके यूरोप और यहाँ तक कि यूक्रेन को भी बेच रहे थे। क्या ये सच है? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। भारत ने रूसी कच्चे तेल को अपनी रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल में बदला और फिर उसे ऊंची कीमतों पर यूरोपीय बाजारों में बेच दिया। ये वही देश हैं जिन्होंने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया था? जी, ये एक कमाल की जियो इकोनॉमिक्स थी, जहां भारत ने प्रतिबंधों के बीच अपने लिए एक मुनाफे का रास्ता बना लिया। तो भारत पूरी तरह से अपने आर्थिक हितों को देख रहा है, लेकिन ट्रंप इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं और ये हमें सीधे उनके पसंदीदा हथियार यानी टैरिफ पर ले आता है। उन्होंने फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। सवाल ये है कि उनके पिछले कार्यकाल के टैरिफ का हम पर असर हुआ कितना था? ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि इसका जवाब उस धारणा को तोड़ता है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। हमारे पास ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI का डेटा है। हाँ, मैंने देखा है। जुलाई से अक्टूबर 2025 के आंकड़े दिखाते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका को होने वाले हमारे निर्यात में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। सही कहा, गिरावट आई है। लेकिन अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो उसी दौरान पूरी दुनिया में भारत का कुल निर्यात 6.18% बढ़ा है। ओह! इसका मतलब साफ है, अमेरिकी बाजार में जो कमी आई उसकी भरपाई दुनिया के दूसरे देशों ने कर दी। हमारी अर्थव्यवस्था एक बाजार पर निर्भर नहीं है। और इन टैरिफ का बोझ असल में उठा कौन रहा है? स्रोतों में भारतीय चावल का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, ये उदाहरण टैरिफ के खेल को बहुत आसान बना देता है। मान लीजिए, भारत से अमेरिका जाने वाले बासमती चावल की कीमत ₹100 प्रति किलो है। ठीक है।
अब अगर अमेरिका उस पर 50% का टैरिफ लगाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत को कम पैसे मिलेंगे। भारत को अपने 100 रुपए मिल जाते हैं। तो फिर वो 50% का अतिरिक्त बोझ कौन उठाता है? वो बोझ अमेरिकी आयातक और अंत में अमेरिकी ग्राहक उठाता है। उसे वही चावल अब 150 या 200 रुपए में खरीदना पड़ता है। मतलब कीमत अमेरिकी जनता चुका रही है, भारत नहीं, और इसका असर सीधे सीधे वहां की महंगाई पर पड़ता होगा। बिल्कुल, जो किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। और यहीं पर भारत का पलड़ा भारी हो जाता है। कई भारतीय उत्पाद ऐसे हैं जिनके विकल्प अमेरिका के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसी वजह से आज भारत अमेरिका से मोल भाव करने की एक मजबूत स्थिति में है। एकदम। तो ये सिर्फ व्यापार और अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है। बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे को सिर्फ भारत अमेरिका के चश्मे से देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये सारा खेल, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, वैश्विक ऑयल माफिया के डर का नतीजा है। ऑयल माफिया, ये एक बहुत भारी शब्द है। जब हम ये कहते हैं तो स्रोतों का इशारा किसकी तरफ है? स्रोतों के मुताबिक ये कुछ पश्चिमी देशों और मुट्ठी भर बड़ी तेल कंपनियों का एक गठजोड़ है, जो दशकों से वैश्विक तेल की कीमत और सप्लाई को नियंत्रित करते आए हैं। उनका मॉडल सीधा है, तेल का उत्पादन सीमित रखो, कीमतें ऊंची रखो और सारा व्यापार अमेरिकी डॉलर में करो। सही। रूस का सस्ता तेल जो दूसरी मुद्राओं में भी बेचा जा रहा है, सीधे सीधे उनके इस वर्चस्व को चुनौती देता है। और इसीलिए हम रूस, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर लगातार प्रतिबंध देखते हैं। हाँ, ताकि ये देश अपना तेल अपनी शर्तों पर ना बेच सकें और बाजार पर उसी माफिया का नियंत्रण बना रहे। स्रोतों में एक और खतरनाक रणनीति का जिक्र है। रूस से भारत और चीन तक तेल लाने वाले समुद्री रास्ते को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये क्या मामला है? ये इस खेल का नया और ज्यादा खतरनाक चरण है। हाल ही में नॉर्डिक देशों और इंग्लैंड ने रूसी तेल टैंकरों पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। मतलब ये भविष्य में किसी बड़ी कार्रवाई के लिए एक बहाना तैयार किया जा रहा है। एकदम। ये भविष्य में इन टैंकरों को जब्त करने का एक कानूनी आधार बनाने की कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसा अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वेनेजुएला के तेल से भरे जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में जब्त कर लिया और फिर उस तेल का खुद मुफ्त में इस्तेमाल कर लिया। बाप रे! तो ये तो सीधे सीधे वैश्विक सप्लाई चेन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना हुआ। इसी संदर्भ में अमेरिका की डीप स्टेट का भी जिक्र है, जिसे भारत ने चुनौती दी है। देखिए, डीप स्टेट कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। स्रोतों के मुताबिक ये अमेरिका की वो स्थायी सत्ता है जो चुनी हुई सरकारों के आने जाने से नहीं बदलती। इसमें कौन लोग शामिल हैं? बड़े सैन्य अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियां, हथियार और फार्मा कंपनियां। इनकी ताकत 3 स्तंभों पर टिकी है: तेल, फार्मा और हथियार। और भारत ने इन तीनों को एक साथ चुनौती दी है। हाँ, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पहला, रूसी तेल खरीदकर हमने उनके तेल के एकाधिकार को चुनौती दी। दूसरा, फार्मा। दूसरा, हमारी जेनरिक दवाइयां उनकी बड़ी फार्मा कंपनियों के अरबों डॉलर के मुनाफे वाले मॉडल को सीधी चुनौती देती हैं। और तीसरा स्तंभ, हथियार। तीसरा, हथियार। अब हम मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियार खुद बना रहे हैं और रूस, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों से भी खरीद रहे हैं। ये सीधा सीधा अमेरिका की शक्तिशाली हथियार लॉबी के हितों पर चोट है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं है। ये एक बहुआयामी टकराव है। तो इस पूरी खींचतान के बीच हाल की व्यापार वार्ता में भारत ने अमेरिका को एक अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया है। ये एक बहुत मजबूत कदम लगता है। क्या है इस प्रस्ताव में? भारत ने इस बार बातचीत में बहुत साफ और दो टूक रवैया अपनाया है। इस प्रस्ताव में 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, जो मौजूदा टैरिफ हैं उन्हें 50% से घटाकर 15% के स्तर पर लाया जाए। और दूसरी शर्त, जो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। मतलब भारत साफ कह रहा है कि आप हमारी विदेश नीति के लिए हमें दंडित नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन क्या अमेरिका इस टेक इट और लीव इट वाले अंदाज को मानेगा? ये आक्रामक लग सकता है, लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की, भारत ये मांग ताकत की स्थिति से कर रहा है। 2026 में वहां मध्यावधि चुनाव हैं और बाइडेन सरकार पर महंगाई से राहत देने का भारी दबाव है। तो सरकार पर अपनी ही जनता का दबाव है। जनता का भी और बिजनेस लॉबी का भी। और स्रोतों के मुताबिक भारत ने एक रेड लाइन भी खींच दी है। हाँ, और वो ये है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए कभी नहीं खोलेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी व्यापार समझौते की भेंट नहीं चढ़ा सकते। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें
तो ये साफ है कि ट्रंप का बयान सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है। बिल्कुल। भारत के फैसले किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित में लिए जा रहे हैं। चाहे रूस से तेल की खरीद कम करना हो, जिसका कारण घटता हुआ डिस्काउंट है, या अमेरिका के साथ टैरिफ पर सख्त मोलभाव करना, हर फैसले के पीछे ठोस आर्थिक तर्क और राष्ट्र प्रथम की नीति है। और दिलचस्प बात यह है कि इस टैरिफ युद्ध में ज्यादातर कीमत सामने वाला चुका रहा है, हम नहीं। ये वैश्विक मंच पर भारत की बदलती भूमिका को भी दिखाता है। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमारे स्रोतों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सीधे उनके देश से उठाकर ले जाने की घटना का जिक्र है। ये दिखाता है कि भू राजनीतिक दबाव के तरीके कितनी तेजी से बदल रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर देशों को नियंत्रित करने के लिए इस तरह की नई, सीधी और अपारंपरिक रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, तो भविष्य में देशों को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए और किन अदृश्य चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और सूचना के जरिए भी लड़ी जा रही है। बिल्कुल। ऐसे में भविष्य की संप्रभुता की परिभाषा क्या होगी और उसकी रक्षा कैसे की जाएगी, ये सोचने वाली बात है।